ओके सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ओके तो मेरे ख्याल में एकदम अच्छे होंगे आप सभी, और प्रिपरेशन से आपका सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए भी एकदम बेहतर चल रहा होगा। सभी लोग अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिविजन्स चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक हाई टाइम है कि जब हम लोग हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखो, पढ़ाई करना ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पढ़ाई की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसा हम प्रैक्टिस करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम हमारे एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हमारा रिविजन्स पूरा हो गया, तो अब हम यहाँ पे एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आपके साथ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेगा ये सारा एमसीक्यूज आपके। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रहेंगे जिसमें हम लोग पर वीडियो नियर अबाउट 25 to 30 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आज का जैसे हमारा वीडियो जाने वाला है, आज हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट नेम्ड एज नेशनल इनकम। ये वाला जो वीडियो हो रहा है आपका, इसमें हम लोग नेशनल इनकम के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, उसका पीडीएफ आपके पास ये डिस्क्रिप्शन उसमें बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। और साथ साथ में आप ये चीज़, जब आप ये लेक्चर का एक्सेस ले रहे हो, तो साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही करे। हम अभी जब ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एमसीक्यूज मतलब सॉल्व तो करेंगे, साथ साथ हम रीजन भी लेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन भी लेंगे कि अगर हमने इस ऑप्शन को टिक करा है तो क्यों करा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन हमारा पहला। सो नेशनल इनकम, स्टार्टिंग के जो आपके ये जो एमसीक्यूज हैं, ऑल दीज एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हमारा टॉपिक है, और नेशनल इनकम भी आपको पता है सब पार्ट्स जब आप डिवाइड करते हो तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके, फिर आपके आते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स, फिर आप मेजरमेंट करते हैं, फिर आपके जीडीपी, वेलफेयर, ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये जो हम एमसीक्यूज अभी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो दे आर रिलेटेड टू दी रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए तो पहला एमसीक्यू देखिए क्या बोल रहा है हमको। डैश रेफर्स टू मनी वैल्यू of all the final goods and services produced by a country during an accounting year या during a year। तो बताएं, चार ऑप्शन दिए हैं, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड गवर्नमेंट इनकम। तो डैश रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। तो इसका आंसर रहेगा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हमारा आता है ए। सेकेंड, नेशनल इनकम मेजर्स money value of dash goods and services produced by residents of the country during current year। ऑप्शंस हैं which, मतलब पूछा गया है कौन से तरह के गुड्स जो रेसिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किया रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो उनका सम जो है नेशनल इनकम कहलाता है। कौन से तरह के गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, तो याद होगा दो तरह के गुड्स होते हैं। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फिर फाइनल गुड्स के अंदर आप फर्दर बाइफ्रिकेशन करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फिर कंज्यूमर गुड्स में फर्दर बाइफ्रिकेशन होता है चार तरह का, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज और सिंगल यूज कमोडिटी। कैपिटल गुड्स में आते हो वहीं दूसरी तरफ, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स में आते हो वहीं दूसरी तरफ, तो एक तो कैपिटल गुड्स और एक अदर देन कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो नेशनल इनकम के अकाउंटिंग के लिए हम केवल कौन से तरह की गुड्स की वैल्यू लेते हैं, हम केवल फाइनल गुड्स की फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी। उसके बाद नेशनल इनकम हेल्प्स दी गवर्नमेंट टू, नेशनल इनकम गवर्नमेंट को किन चीजों में हेल्प करता है, इन चार में से। पहला ऑप्शन, एनालाइज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इन द इकोनॉमी। सर एनालाइज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, जीडीपी के जरिए आप देखते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है, और आपको पता ही रहेगा जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो भाई जीडीपी और वेलफेयर, हाँ, ये दोनों का एनालिसिस हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर का भी। तो ए तो सही है। बी वाला देखते हैं, एनालाइज द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, यस, हम स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी एनालाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सी ऑप्शन देखें, फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी टू डायरेक्ट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। यस, तो सर इसके तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, थर्ड का डी। ओके,
अभी इनको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, बट अगेन वही बात है, मजा नहीं आएगा, इसलिए हम पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा चीज पढ़ के समझ के करेंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स। अब डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी डेफिनेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री विच इंक्लूड्स चार चीजें। पहला, फॉरेन ऑफिसेज ऑफ इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड। दूसरा, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड। तीसरा, वाटर बॉडी, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन। एंड चौथा, आपका शिपिंग वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स विच आर गोइंग अब्रॉड, ठीक है, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड इंडियन शिपिंग वेसल्स विच आर गोइंग अब्रॉड। तो ये चार चीजें अलग से आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में लेते हैं, और एक आपका ज्योग्राफिकल फ्रंटायर तो आता है। तो देखिए जरा हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स नेशनल फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया, यस, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ इंडिया विच आर लोकेटेड अब्रॉड, यस। तो इसका आंसर भी क्या है, डी, ऑल ऑफ दी अबव। परफेक्ट, इसलिए मैंने आपको पहले डोमेस्टिक टेरिटरी का जो है डेफिनेशन बता दिया पहले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब दोबारा डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन बताने का जरूरत नहीं रहेगा, पहले बता दिया। सेम डोमेस्टिक टेरिटरी पे अगेन क्वेश्चन है, देखो बताओ, तुम बताओ क्या होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, यस, आता है ये। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms operated by the residents of the country in international water or engage in extraction in areas in which the country has exclusive rights of exploration, yes, ये भी आता है। territory lying within the political frontiers including territorial water, yes, ये भी आता है। तो इसका आंसर भी क्या है, all of the above है। ओके, तो दोनों ही बड़े आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए करना। देन, which of the following concepts of national income takes into consideration, क्या, the geographical boundaries of a country rather than the origin of the factors of production। rather than कि आप ये देखिए कि भैया factors of production का origin कहाँ पर है, whether ये इंडिया में या इंडिया के बाहर है। आप क्या देख रहे, आप देख रहे क्या चीज, उसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी वो नेशनल इनकम जो है आपका जो अराइज हुआ है, क्या विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्री हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आकर किसके लिए यूज में लिया जाता है, क्या ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, नेट है, नेशनल है कि डोमेस्टिक है। देखो ग्रॉस और नेट की बात करते तो वहां तो ग्रॉस और नेट तो जनरली डेप्रिसिएशन उनको आकर के चेंज करके आता है, दैट इज दी सम एग्रीगेट। तो ग्रॉस और नेट का तो सवाल ही नहीं आता इसमें। नेशनल की बात करें तो नेशनल पे जब हम जाते हैं तो नेशनल में क्या बोलता है कि कोई भी तरह की इनकम या कोई भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं बाय दी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, बाय दी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, फिर चाहे वो देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वहां वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से लिमिट नहीं होता है, यानी इसका नेशनल भी नहीं आंसर, डोमेस्टिक। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें क्या बोलता है, बोले वो इनकम या वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो कि हुआ है किधर, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन दी डोमेस्टिक फ्रंटायर ऑफ द कंट्री। तो जब ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात हुई तो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर है डी। क्लियर, सिक्स्थ का आंसर हमारा डी। नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ, कॉन्सेप्ट्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एटसेट्रा, दे आर मेजर्ड एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बोथ या नाइदर। तो जीडीपी एमपी भी होता है, जीडीपी एफसी भी होता है, जीएनपी एमपी भी होता है, जीएनपी एफसी भी होता है, एनडीपी एफसी भी होता है, एनएन और एनडीपी एमपी भी होता है, और एनएनपी एफसी एनएनपी एमपी दोनों चीजें होती हैं, यानी एफसी एमपी दोनों चीजें होती है। तो इसका आंसर है हमारा सी। क्लियर, यस। देन नेक्स्ट, मेजरमेंट एट मार्केट प्राइस कॉन्स्टिट्यूट, जब आप कोई चीज का वैल्यू एमपी पे कैलकुलेट कर रहे हो, जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर रहे हो, तो व्हाट इज जीडीपी एमपी, तो सर इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एमपी जब ले रहे हो, मार्केट प्राइस जब ले रहे हो, मार्केट वैल्यू, तो वो किससे कॉन्स्टिट्यूट होकर बन रहा है, क्योंकि एफसी से आप एमपी पे जाते हो, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करते हो मार्केट प्राइस में बाय एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्सिडी। तो भैया अच्छा वो सब्सिडी और ये तो नहीं बोल रहा है, इसने तो अलग एंगल से पूछा क्वेश्चन हमसे कि मेजरमेंट एट एमपी कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, एक्सटर्नल सेल प्राइस एंगल या इंटरनल वैल्यू एडिशन या बोथ या नाइदर। तो मार्केट वैल्यू है ना, यानी इट इज द एक्सटर्नल सेल प्राइस एंगल। तो 8th का हमारा आंसर है ए। ओके, सही बात है, क्या बोलते हो, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। चले भाई नेक्स्ट,
मेजरमेंट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर कोई चीज का वैल्यू आप फैक्टर कॉस्ट पे करो तो वो आपने क्या करा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो दैट इज द इंटरनल वैल्यू एडिशन एंगल। ओके, तो 9th का हमारा आंसर आता है बी, परफेक्ट। चलो, तो तुम लोग भी सही गेस कर रहे होंगे आई गेस, गेस तो क्या तुम लोग को तो पता ही होगा, ये तुम लोग तो सही कर रहे होंगे ये। हाँ, नाउ नेक्स्ट, which of the following constitute the reason for difference between market price and factor cost। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने जब हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस किस चीज का रहता है, तो सर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट होती है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं, सब्सिडी को लेस करते हैं, हमको क्या मिल जाता है, मार्केट प्राइस मिल जाता है। तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज यानी बोथ, सी ऑप्शन है इसका, ए एंड बी। तो 10th का हमारा आंसर है सी। देन एक इक्वेशन फॉर्म में है ये क्वेश्चन हमारा, इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पता लगाना है कौन सा इक्वेशन इसमें सही है। देखो ऐसा जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कई बार, अच्छा मैं तुमको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया और ये हर बार आएगा। ये जो कन्वर्जन वाली चीज होती है ना, जीडीपी को एनडीपी एनएनपी ये सब कन्वर्ट, तुम लोग भाई अपन जब पढ़ते अपन को बड़ा आसान लगता है, बोले ग्रॉस से नेट जाना है, बोले माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, बोले प्लस एनएफआईए, बोले एनएफआईए फीफा माइनस फीटा, बोले फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, बोले प्लस एनआईटी, बोले एनआईटी बोले तो आईटी माइनस सब्सिडी। हाँ, तो वैसे हमको बड़ा सिंपल लगता है, परंतु एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लास्ट टाइम भी आया, इस बार भी आएगा। तो अब वहां पे क्या ना, आपको डायरेक्टली पूछता नहीं, आपको ऐसे दे दिया, समझ रहे, आपको 4 ऑप्शन दे दी, 4 इक्वेशन दे दी, तो हमारे सामने एग्जाम में जब इस तरह से चीज आती है ना तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, टाइम कम होता है ना, तो हम सोचते हैं बोले इतनी बड़ी इक्वेशन, तो हम गलती से कभी गलत कर सकते हैं, तो इस ढंग से पढ़ने का इस चीज को। ओके, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, बताओ कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू वैल्यू एट मार्केट प्राइस। यस, अरे पहला ही ऑप्शन सही निकल गया हमारा कि वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट दिया, उसमें प्लस करोगे इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करोगे सब्सिडी, तो तुमको क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और इक्वेशन फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, करेक्ट है। देखो वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू, इस बार इस तरह से दिया कि वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू, तो वैल्यू एट मार्केट प्राइस, तो अच्छा मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के लिए वैल्यू एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस सब्सिडी, तो वैल्यू एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस सब्सिडी, यानी हमारा आंसर इसका डी, 12th का डी। डन है, क्या बोलते हो? ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया उन्होंने, ये सिंपल तो सिंपल हो गया, अब हमने ऊपर के 2 कर लिए तो हम इजीली कर लेंगे। जीडीपी एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नाउ अच्छा, ये सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, इसको नहीं करा रहा मैं, आप लोग खुद करना है इसको, सिमिलर तरह का क्वेश्चन आ गया। यस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में इनडायरेक्ट टैक्स के वो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो नाम होते हैं वो भी दे सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो आजकल के जमाने में सर वी हैव जीएसटी, वी हैव कस्टम ड्यूटी, जीएसटी से पहले वी हैव सेल्स टैक्स, वी हैव वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट बोलते थे, वी हैव सर्विस टैक्स एज वेल, एंड अभी हमारे पास एक्साइज ड्यूटी भी लगता है आपके ये पेट्रोल और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, वैट और एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है इन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनमें से यदि कोई भी नाम तुमको देखने को मिलता है तो समझ जाना है आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। ठीक है, तो आईटी माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, वही इसका आंसर एनआईटी होगा। सिमिलर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इफ एनएनपी फिगर इज अवेलेबल एट मार्केट प्राइस, तो वी विल, if NNP figure is available at market price, तो we will subtract the indirect tax and we will add the subsidy to get the figure of national income। क्योंकि national income क्या होता है बच्चों? national income हम होता है हमारा, अरे एक सेकेंड रुको, इसका चार्जिंग खत्म हो गया, ओहो ओके इसका चार्जिंग खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग देखें ज़रा। तो इफ़ एनएनपी फिगर इज अवेलेबल, तो नेशनल इनकम को आप बोलते हैं एनएनपी एफसी।
नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है बच्चों? नेशनल इनकम को बोला जाता है NNP-FC। तो NNP-FC, NNP-MP, तो MP से FC आना है, तो यू विल व्हाट? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड यू विल ऐड दी सब्सिडी। क्लियर है बात? यस। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, माइनस एंड ऐड, यानी सी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। Concepts like GDP, GNP, NDP, NNP, etc. are measured at। ओके, अब ये करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, ये रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों। रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस। ओके, तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, तो ये दोनों ही, ये चारों ही चीजें सर करंट प्राइस पे भी हो सकती है और कांस्टेंट प्राइस पे भी हो सकती है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ। करंट प्राइस पे भी आ सकता है और कांस्टेंट प्राइस पे भी सॉरी आ सकता है। देन sorry when the value of output for each year is estimated on the basis of the prices prevailing in that year, it constitutes measurement at which price। तो अगर आप जीडीपी का वैल्यूएशन लगा रहे हो, कुल मिलाकर के बात करूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी आप प्रोडक्शन यानी जीडीपी की बात करें, तो उसका आप एस्टिमेशन लगा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, यानी करंट प्राइसेस पे, तो ये क्या कहलाएगा? जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इसका आंसर रहेगा हमारा ए। क्लियर है? डन है चीज, है ना? आसान चीज था ये तो। देन नेक्स्ट, when the value of output for each year is estimated on the basis of fixed prices, fixed यानी constant prices, तो इसका आंसर रहेगा constant prices, क्योंकि रियल जीडीपी का बात हो रहा है। देन मेजरमेंट एट करंट प्राइस कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनल वैल्यू की रियल वैल्यू, करंट प्राइस, मेजरमेंट एट करंट प्राइस, तो इट मेजर्स, इट कॉन्स्टिट्यूट दी नॉमिनल वैल्यू। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेजरमेंट एट कांस्टेंट प्राइस, तो दैट इज दी रियल वैल्यू। ओके, डन है? समझ में आया ना? नाउ dash is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year। dash is the money value of all the final goods and services जो कि कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? in the domestic territory during an accounting year। तो ये जीडीपी है कि एनडीपी है कि जीएनपी है कि एनएनपी है? चलो बताओ क्या होना चाहिए? तो डैश इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस है हमारी इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, है ना? जीएनपी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, नेट का सवाल ही नहीं आता, है ना? सम टोटल की बात कर रहा तो ग्रॉस ही आएगा, तो दैट इज द जीडीपी। क्लियर है? ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस मैंने कहा था, है ना? तो 30 क्वेश्चन 24 हो गए, 6 और लेते हैं। अच्छा, बीच में एक दो आपको करने को दिए थे ना, 32 कर लेंगे, चलो 32 कर लेंगे, कोई नहीं। डैश इज द मेजर ऑफ द वैल्यू, मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by factors of production located within the boundaries। तो within the boundaries that measures the market value of all final goods and services जो कि प्रोड्यूस हुए हैं by factors of production located within the boundary। जैसे within the boundary आ गया तो बात चलेगी डोमेस्टिक यानी जीडीपी की। क्लियर? ऐसे आपको पकड़ लेना है। तुम लोग, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर नेशनल इनकम होता, नेशनल इनकम नहीं होता बच्चों, क्योंकि विद इन दी बाउंड्री बोल दिया तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट का ही बात कर रहा है। नाउ एनडीपी इक्वल्स टू व्हाट? एनडीपी इक्वल्स टू व्हाट? तो इक्वल्स टू में दिया मेरे को, मान लो जीडीपी दिया है, तो भैया जीडीपी से एनडीपी निकालना तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? है ना? माइनस डेप्रिसिएशन, तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो वी विल गेट एनडीपी, तो बी इसका आंसर है आपका। देन अलाउंस गिवन फॉर यूजिंग कैपिटल इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग कैपिटल इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं, तो एक जो वैल्यू डिडक्शन होता है या जो अलायंस हम लेके चल रहे हैं जिसका हम डिडक्शन देते हैं अलग से, तो हम लोग किस चीज का डिडक्शन देते हैं? डेप्रीसिएशन का। ग्रॉस से नेट के लिए क्या करते हो आप लोग? डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अलाउंस गिवन फॉर यूजिंग कैपिटल इक्विपमेंट, तो इट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट
डेप्रीसिएशन अलाउंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डेप्रीसिएशन अलाउंस को और क्या बोला जाता है? फिक्स्ड असेट अलाउंस, कैपिटल अलाउंस या कैपिटल कंजम्पशन। तो अगर तुम लोग को याद हो तो डेप्रीसिएशन का एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका आंसर रहेगा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। इसका आंसर क्या आएगा? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ठीक है, देन नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इक्वल्स टू व्हाट? तो डेप्रीसिएशन इज द आंसर, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस इज द डेप्रीसिएशन ओनली। डैश इज द सम ऑफ जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि आप जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए ऐड कर देंगे, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करते हो तो तुमको मिलता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सी इज द आंसर, 29 का हमारा आंसर है सी। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन और, कमॉन कमॉन कमॉन, तीनों आंसर सही आने चाहिए हमारे और तीनों ही इक्वेशन फॉर्म में दे रखे हैं। क्या बात है, बढ़िया काम हो गया तुम्हारा। एनएनपी इक्वल्स टू व्हाट? तो भैया डेप्रिसिएशन है सारे ऑप्शन में, तो एनएनपी इक्वल्स टू, तो जीएनपी माइनस डेप, तो जीएनपी माइनस डेप, डी इज द आंसर। नाउ नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट? तो नेशनल इनकम हम बोलते हैं एनएनपीएफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हो? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज 31। नाउ द लास्ट वन, नेशनल इनकम मीन्स, तो एनएनपीएफसी। क्लियर है? चलिए एक और कर लेते हैं, ये वाला पेज खत्म करते हैं। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे? एनएनपीएमपी में से माइनस करोगे एनआईटी, जरा देखना एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे। आपको कहा इसने एनएनपीएमपी में से माइनस कर दूं एनआईटी, सही है, एमपी माइनस एनआईटी एफसी, तो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला हो गया एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी। बाकी आप सारे देख लो, किसी में नहीं बैठेगा। एक मिनट रुको, अच्छा एक मिनट रुको, ये कैसे बोल दिया? पहले सारी इक्वेशन तो देख लो। बी वाली इक्वेशन देखो, जीएनपीएफसी माइनस डेप, अरे तो ग्रॉस माइनस डेप इक्वल्स टू एनएनपीएफसी, यहाँ पे नेट आएगा, तो इसमें भी आ रहा है, ये भी सही है इक्वेशन, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही होनी चाहिए फिर तो। एनडीपीएफसी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, तो दैट इज एनएनपीएफसी। तो तीनों ही इक्वेशन सही है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में हमसे भी भूल चूक हो सकती है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, सारे ऑप्शंस पढ़ने के, नहीं तो ऑल ऑफ दी अबव मार देता है। हाँ भाई, नेक्स्ट, नेशनल इनकम डिफर्स फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ, तो नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी और ये एनएनपीएमपी बोला है, तो बाय द अमाउंट ऑफ एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एमपी और एफसी का डिफरेंस है ना, नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे है, इसने एनएनपीएमपी बोला, दोनों में डिफरेंस इसका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनकम इज ट्रू? इनमें से कौन सा दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो नेशनल इनकम के लिए सही साबित होता है, आपको ये बताना है। तो कितना करीब से तुम नेशनल इनकम को जानते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर सही जाता है कि गलत। कि नेशनल इनकम फेल्स टू अकाउंट फॉर नॉन मार्केटेबल हाउस होल्ड प्रोडक्शन, यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं पर जिनको हम मार्केट नहीं कर रहे, तो हम उनको नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के लिए नहीं रहते हैं, पहला चीज। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल फॉर देमसेल्फ आर इंडिकेटेड इन नेशनल इनकम, यानी गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब हम लोग प्रोडक्शन मेथड करते हैं बच्चों, तो उसमें एक वो आता है प्रिकॉशन कि गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनकी वैल्यू हम जीडीपी में लेते हैं, यानी बी वाला पॉइंट तो आएगा, क्योंकि ये किसके लिए है? कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल देमसेल्फ, यानी सेल्फ कंजम्पशन वाला चीज है, तो ये आएगा जीडीपी में। ए वाला अभी हमने कुछ समझ नहीं पाया उस पर, नॉन मार्केटेबल हाउस होल्ड है, कहीं बेच नहीं रहे ना खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो कुछ उसका अकाउंटिंग ही नहीं हुआ, तो ये आना तो नहीं चाहिए, वैसे ए वाला आना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा है कि नेशनल इनकम फेल्स टू अकाउंट, तो यस नॉन मार्केटेबल गुड्स आने तो नहीं चाहिए, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमको ट्रू लग रहा है। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल फॉर देमसेल्व्स आर इंडिकेटेड नेशनल इनकम, तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं, गुड्स, अच्छा इसमें बी वाले में ध्यान दे,
गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, उनको नेशनल इनकम में लेते हैं, परंतु सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को हम जीडीपी में नहीं लेते, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को जीडीपी में नहीं लेते। इसमें सर्विसेज भी दे रखा है, यानी कि ये ट्रू नहीं है, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, और इसने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनकम इज ट्रू, तो अभी तक ऊपर वाला तो ट्रू साबित हो रहा है, नीचे वाला फॉल्स निकला है। सी और डी भी देख लेते हैं एक बार हम। ऑल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग इनलीगल एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटी आर वैल्यूड, बिल्कुल वैल्यूड की आती है, रिपोर्टेड इन नेशनल इनकम। तो अगर तुमको याद हो, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, विंडफॉल गेन्स, और आपके जितने भी ये स्पेकुलेशन जो चीज होती है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, परंतु यहाँ लिखा है कि दे आर इंक्लूडेड, तो ये फॉल्स है। Then national income accounts consider all the implication of productive activity and the events of nature in an economy, कि नेशनल इनकम में हर वो चीज लेते हो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंड इवेंट्स ऑफ नेचर इन इकोनॉमी। तो इवेंट्स ऑफ नेचर, इवेंट्स ऑफ नेचर, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, नहीं, इनको तो नहीं लेते, तो ये भी गलत है। तो केवल एक ही ऑप्शन का सही था, विच इज ट्रू अबाउट नेशनल इनकम, दैट इज ए। तो फिफ्थ का आंसर रहेगा आपका ए, फिफ्थ माने ये 35 जो था। ओके, सो ये हमने कुछ कितने 30 कुछ एमसीक्यू सॉल्व करे हमारे नेशनल इनकम के स्टार्टिंग का टॉपिक विच इज रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये हमने प्रैक्टिस किया। चलिए तो आगे के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि आगे के जो एमसीक्यू रहेंगे वो हमारा जो प्रिकॉशंस वाला जो पार्ट रहता है ऑफ डिफरेंट मेथड्स, है ना, वो वाली चीज़ पे रहेगा, और आगे रियल इनकम, नॉमिनल इनकम एंड आपके जो मेथड्स हैं उसकी बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 35 पे हमने छोड़ा था, 36 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इनकम इज फॉल्स, इनमें से कौन सी नेशनल इनकम से रिलेटेड जो बात कही गई है वो गलत है। ठीक है, गलत बात बतानी है। हाउस वर्क डन बाय हाउस वाइफ इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम, बिल्कुल सही, क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन उसको नेशनल इनकम में नहीं लेते, तो ए वाला जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। इन एग्रीकल्चरल सेक्टर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ओहो हो, इन एग्रीकल्चर सेक्टर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर, तो प्रोडक्शन करने के लिए कोई गुड्स यदि आपने कंज्यूम किए हैं, जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल यूज में लेते हैं या कंज्यूम करते हैं बेसिकली, तो क्या वो रॉ मटेरियल की वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं? नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी कंज्यूम की गई है फार्मर द्वारा, नेशनल इनकम, तो क्या वो नेशनल इनकम में आएगी? आंसर इज नहीं, परंतु ये कह रहा है कि लेंगे। तो भैया ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो बी वाला सेंटेंस इज फॉल्स, इसने फॉल्स ही पूछा था, दिस इज फॉल्स। ठीक है, बट स्टिल आपको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, तो हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। सी वाला, मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी आर अनरिपोर्टेड एंड आर नॉट इंक्लूडेड, बिल्कुल सही बात है। Then national income fails to take into account the human cost of employment in terms of physical and mental strain. Yes, जो mental strain हमको हुआ उस चीज का हम लोग नेशनल इनकम के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। यस, तो ये बाकी के सारे ऑप्शंस ट्रू हैं, ओनली बी वाला इज फॉल्स, तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं सर। व्हाट इज द यूजुअल इफेक्ट, व्हाट इज द यूजुअल इफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग ऑन द नेशनल इनकम? डबल काउंटिंग आपको पता ही होगा कि सर जब हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू एक बार से ज्यादा बार नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज द यूजुअल इफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग? नेशनल इनकम शोज द लोअर फिगर? नो, नेशनल इनकम गेट्स एग्जैगरेटेड। यस, क्योंकि एक ही गुड्स की वैल्यू अपने डबल बार ले ली ना, तो नेशनल इनकम का वैल्यू क्या होता है? बढ़ चढ़ करके आता है। ओके, तो बी इज द आंसर। The difference between GDP MP and GNP MP, this is domestic, this is national, तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, A इज द आंसर। अच्छा, बाकी एक और चीज ध्यान रखना, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है बच्चों, अपना अपना ध्यान रखें, खाने पीने का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ओके, और तबीयत को एकदम फिट एंड फाइन रखें, एग्जाम से पहले तबीयत बिगड़नी नहीं चाहिए। हाँ जी, जीडीपी एट एमपी फॉर्मूला कौन सा रहना चाहिए? जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन? नो,
जीएनपी एमपी माइनस एनएफआईए, नेशनल में से एनएफआईए माइनस करोगे तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा डोमेस्टिक। तो इसका आंसर है बी। क्लियर? क्या बात है, सारे ऑप्शन बी बी निकल रहे हैं। हाँ, देन इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताओ इनमें से क्या बात सही होगी। इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करोगे तो नेशनल आएगा, तो नेशनल की जो वैल्यू आएगी वो डोमेस्टिक से ज़्यादा आएगी। ओके, नेशनल की जो वैल्यू आएगी वो डोमेस्टिक से ज़्यादा आएगी। तो नेशनल जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। यस, करेक्ट करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है भाई। इक्वल्स टू हो नहीं सकता, नेशनल वाला वैल्यू लेस देन आएगा नहीं, तो इसका आंसर है ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप सभी। चलो अच्छी बात है। देन इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो, इफ एनएफआईए इज जीरो, देन यहां पर इसी इक्वेशन में ले लेते हैं, इफ एनएफआईए इज जीरो तो नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक, यानी जीएनपी विल बी इक्वल्स टू जीडीपी। बी इसका आंसर रहेगा। सही बात है, बोलो सही बात है। सॉरी। अभी नेगेटिव पॉजिटिव ये तो अब आप इजीली कर ही लेंगे, है ना। जैसे मान लो एनएफआईए नेगेटिव आता है तो डोमेस्टिक वाली वैल्यू बढ़ी आएगी नेशनल वाली से, तो उसका आंसर रहेगा कि जीडीपी, ये रहा कि जीएनपी विल बी लेस देन दी जीडीपी इन दैट केस। इफ एनएफआईए नेगेटिव आता है तो नेशनल का वैल्यू कम आएगा किससे, डोमेस्टिक से। फाइन, ठीक है, पॉजिटिव वाला बात है। तो फिर ये अब जैसे जीडीपी और जीएनपी का देखा उसी तरह ये एनडीपी एनएनपी का हो जाएगा सिमिलर तरीके से। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इनको मैं आगे निकालते हैं। एमपी वाले भी हम लोग काफ़ी चीज़ें ले चुके हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी इक्वल्स टू जीडीपी एफसी। डन। एमपी में से माइनस किया एनआईटी, वी विल गेट एफसी। चलो, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रीसिएशन, तो ग्रॉस माइनस डेप एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी। सही है। देन जीडीपी एफसी माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। अच्छा, एनडीपीएफसी किसको बोलते हैं? हाँ, एनडीपीएफसी किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम को। डी इज द आंसर। नाउ चलो बढ़िया, यहाँ पे फॉर्मूलेस का हमारा प्रैक्टिस भी हो रहा है। जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इक्वल्स टू नेशनल, यानी जीएनपी। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि केवल एनएफआईए दिया तो क्या आप केवल आप डोमेस्टिक को नेशनल को कन्वर्ट करते हैं, बाकी आप ना तो ग्रॉस को छेड़ेंगे ना एमपीएफसी को छेड़ते हैं। ये रूल तो सभी जानते होंगे, जानते हैं ना आप सभी? हाँ। टू कन्वर्ट जीडीपी एमपी इनटू जीएनपी एमपी क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? जीडीपी एमपी को जीएनपी एमपी बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो वी विल बी नीडिंग एनएफआईए एंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी नीड टू ऐड एनएफआईए। इसका आंसर रहेगा सी। बोलो समझ में आ रहा है चीज़ें? हाँ, क्या बात है। 14 क्वेश्चंस, अच्छा बीच में 3 हमने स्किप करे थे। ओके ओके ओके, नेक्स्ट जीडीपी एफसी प्लस एनएफआईए, जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, अगेन आपने एनएफआईए ऐड करा है, तो दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी जीएनपीएफसी। अब ये फॉर्मूलास वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, मेरे हिसाब से कर लेंगे ना? सब सारे फॉर्मूले बता दिए गए, नहीं तो एक बार आप ध्यान रख लें, ग्रॉस कोई भी चीज है माइनस करोगे डेप, यू विल गेट नेट। इसका वाइस वर्सा कर लेना, नेट प्लस डेप इक्वल्स टू ग्रॉस। देन डोमेस्टिक है कोई भी चीज, प्लस करोगे एनएफआईए, यू विल गेट नेशनल, एंड इसका भी वाइस वर्सा कर लेना, नेशनल माइनस एनएफआईए इक्वल्स टू डोमेस्टिक। कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट है तो प्लस कर लो एनआईटी, यू विल गेट मार्केट प्राइस। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, एमपी माइनस एनआईटी इक्वल्स टू एफसी।
डन है। तो बाकी सारी ये क्वेश्चन जो है इसके हिसाब से होते रहेंगे, पीडीएफ रहेगा, आराम से सॉल्व करते रहना। ओके, नाउ कोई अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 में कुछ बताना चाह रहा है, देखो। सपोज एनडीपी एमपी इज कांस्टेंट, ओके, एंड डेप्रीसिएशन इज इंक्रीजिंग, ओहो, देन जीडीपी एमपी क्या आएगा? एनडीपी एमपी एंड डेप्रीसिएशन इज इंक्रीजिंग, तो आप एनडीपी एमपी में डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं तो आपको जीडीपी एमपी मिलता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो एनडीपी एमपी की वैल्यू मान लो 100 है, डेप्रीसिएशन मान लेते 10 है, तो जीडीपी एमपी आया 110। अब इसने कहा एनडीपी एमपी को कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखा, डेप्रीसिएशन बोला कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर दिया, जीडीपी एमपी भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ओके। तो देन जीडीपी एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, या increases with same amount as depreciation, yes, तो it will increase in the same amount as depreciation। तो इसका आंसर डी है। देखा, अगर मैं डी वाला ऑप्शन नहीं पढ़ता तो मैं बी करके निकल लेता और मैं गलत हो जाता। तो समझ रहे हो, चारों ऑप्शंस पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी में ही गलती होती है। MS धोनी के अंदर बोलता है ना, जब वो उसका फ्रेंड धोनी से पूछता है युवराज सिंह की स्टोरी बताने को, बताओ बताओ माही क्या हुआ, माही क्या हुआ, तो क्या बोलता है? जल्दी क्यों? बोले जल्दी में ही गलती होती है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग गलत करके निकल लेते। पूरा ऑप्शन पढ़ने का बच्चों, ये इसीलिए मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक सॉल्व कर रहा हूँ। जिस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए उसी तरीके से कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग समझो। हमको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से अटेम्प्ट करने हैं, सिमिलर तरीके से। पूरा पढ़ें, समझे मतलब, अब फिर करें, समझ रहे हो। डायरेक्ट कभी आंसर के लिए नहीं आने का, पहले खुद को रीजन दो फिर टिक लगाओ, तो इससे कॉन्फिडेंट भी रहोगे। ओके, चलो बढ़िया, गुड गुड गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिगार्डिंग जीडीपी और जीएनपी एमपी इज ट्रू? ओके, जीडीपी और जीएनपी एमपी के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू रहेगी, सही साबित होगी? अब देखो इधर ले दिया इसने, और मतलब मुझे डोमेस्टिक और नेशनल दोनों को कंसिडरेशन में रखना है। तो चाहे जीडीपी एमपी हो चाहे जीएनपी एमपी, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सही रहेगी? तो उधर भी आप देखें इक्वल्स टू करके, उधर भी और में दिया है। तो जीडीपी इज फॉर जीडीपी एंड जीएनपी इज फॉर जीएनपी, फाइन, ओके। तो एट मार्केट प्राइस है, तो अगर ये अगर फैक्टर कॉस्ट है तो माइनस होना, सॉरी माइनस नहीं, प्लस होना चाहिए एनआईटी। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, गलत, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा और सब्सिडी माइनस होगा। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा, सब्सिडी माइनस होगा। तो देखो अब अगले वाले में जीडीपी जीएनपी एफसी, जीडीपी जीएनपी एमपी सही है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी और डी भी हम देखेंगे फिर भी। लेस इनडायरेक्ट गलत है, प्लस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी गलत है, तो 59 का आंसर है बी। ओके, देखने में थोड़ा उलझुलू लग रहा था, कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, बट इट वॉज वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज टू अराइव जीएनपीएफसी? इनमें से किससे जीएनपीएफसी आएगा? जीडीपीएफसी प्लस एनएफआई है, हाँ जीडीपीएफसी प्लस एनएफआई है। डोमेस्टिक जो है आपका नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लो, इनटू होता नहीं, माइनस करना नहीं, और ये डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं, तो यस ए ही इसका आंसर है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन वालों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अगली चीज पे आते हैं। 62 डैश इज द नेट फ्लो, अब क्वेश्चन बदलें, डैश इज द नेट फ्लो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी आफ्टर एडजस्टिंग द जीएनपी बाय अमाउंट नेसेसरी टू कीप द एग्जिस्टिंग कैपिटल इंटेक्ट। तो क्या इसका आंसर रहेगा? डैश इज द नेट फ्लो ऑफ आउटपुट, तो नेट आउटपुट तो या तो जीडीपी नहीं आएगा, एनडीपी आएगा, या फिर एनएनपी आएगा। ओके, आफ्टर एडजस्टिंग द जीएनपी, तो जीएनपी को आपने एडजस्ट करा है और उसको आप लेके गए हो नेट के अंदर, तो ग्रॉस को आपने, जीएनपी को आपने एडजस्ट करा है, नेट बनाया है, तो जीएनपी एडजस्ट होके एनएनपी देगा। ओके, बाय अमाउंट नेसेसरी टू कीप द एग्जिस्टिंग कैपिटल इंटेक्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा इसमें से? एनएनपी। ऐसे डायरेक्ट पढ़ते समझ में नहीं आया है ना, बट आप देखो, तो आपने कहा जीएनपी को एडजस्ट कर रहे हो, नेट फ्लो में ले रहे हो, तो यानी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनएनपी, सिंपल इज दैट। इस तरह से आप कभी क्वेश्चन मात खा सकते हैं, इसलिए हमेशा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, ठंडे दिमाग से सोचो, समझो क्या चीज कहना चाह रहा है, और फिर आप आंसर दें, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एट डोमेस्टिक लेवल एंड नेशनल लेवल इज एट्रीब्यूटेड टू बी एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके,
ये सेम ही है। ओके चलो, अब ये फिगर्स में कुछ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का टाइप बदला है थोड़ा, फिगर्स में आ गया। चलो 2-4 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, है ना। वीडियो के हम एंड तक पहुंच रहे हैं तो एक बार अब ये न्यूमेरिकल्स वाले भी देख लेते हैं। द फैक्टर इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट, द फैक्टर इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न करा डोमेस्टिक रेसिडेंट ने अब्रॉड, यानी दिस इज फीफा, दिस इज फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 है। एंड द फैक्टर इनकम अर्न बाय फॉरेनर, अब फॉरेनर ने अर्न करा तो ये पैसा फॉरेनर्स को देना पड़ेगा, तो दिस विल बी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी फीटा। इफ द जीएनपी ऑफ द कंट्री इज 6000, आपको जीएनपी दिया हुआ है 6000, आपसे बोल रहा है जीडीपी निकालो, तो तुमको बताता हूं, जीडीपी निकालना हो और जीएनपी दिया हो तो बेटा माइनस करना पड़ेगा तुमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जीएनपी आपको 6000 दिया है, तो अब आपको क्या चाहिए, एनएफआईए, एनएफआईए बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएफआईए का फॉर्मूला होता है बच्चों फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा जो हमारे देश के रेजिडेंट्स फॉरेन से कमा के लाए, वो फैक्टर इनकम जो हमारे देश के रेजिडेंट्स फॉरेन से कमा के लाए, माइनस फीटा, वो फैक्टर इनकम जो हमने विदेश भेजी है। तो इस क्वेश्चन में हमको फीफा और फीटा दोनों ही दे रखे हैं, 500 दे रखा फीफा और फीटा दे रखा 600, तो एनएफआईए आ रहा हमारे पास -100, यानी दिस इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिस इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एनएफआईए में हम लिख देंगे माइनस का 100 ब्रैकेट लगा के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बी 6100, तो जीडीपी का आंसर आ रहा है 6100, यानी हमारा आंसर है ए। समझे, बोलो क्लियर है चीज? आई समझ में, आसान चीज था। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और, ये अच्छा चीज है, ये तो करना चाहिए हमको प्रैक्टिस। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी दे रखा है, चलो जीएनपीएमपी निकालना है बच्चों, और जीडीपीएफसी दिया है, तो ग्रॉस ग्रॉस है, कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, तो प्लस करेंगे एनआईटी। ओके, तो जीडीपीएफसी कितना दिया है 3000, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200, प्लस एनआईटी, तो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया 420, सब्सिडी दिया 240, माइनस कर लो भाई 180, तो 3380 इज द आंसर, जीएनपीएमपी इज 3380। सही है, क्या बोलते हो? चलो बढ़िया, एक और क्वेश्चन। अब रेसिडेंशियल स्टेटसशिप पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। राज एन इंडियन सिटीजन, ये सिमरन वाला राज तो नहीं है कहीं, या राज वाला राज है? राज एन इंडियन सिटीजन इज वर्किंग फॉर एन, एक इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट नहीं बोला है, सिटीजन बोला है, इज वर्किंग फॉर एन इंडियन एमएनसी इन यूएसए, इंडिया की एमएनसी जो यूएसए में है वहां पे काम कर रहा है। द इनकम अर्नड बाय राज इज पार्ट ऑफ व्हाट, तो जो इनकम अर्न की जा रही है राज द्वारा वो किसका पार्ट रहेगी, इंडियाज जीडीपी एंड यूएसए जीएनपी, इंडिया की जीडीपी का पार्ट रहेगा क्या, डोमेस्टिक का? नहीं, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट क्यों रहेगा यार, क्योंकि ये इनकम अर्न कर रहा है यूएसए में। अब कोई इंडियन एम्बेसी में काम कर नहीं रहा है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में है नहीं, फॉरेन गोइंग वेसल में है नहीं, इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट में है नहीं, है यूएसए के अंदर है, तो ये फॉरेन टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है, तो ये इंडिया की जीडीपी में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला। ओके, यूएसए की जीडीपी में आएगा, हाँ यूएसए की जीडीपी में आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इंडिया जीडीपी, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। इंडिया जीएनपी, हाँ इंडिया की जीएनपी में आ सकता है, नेशनल में आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये है इंडियन सिटीजन, यानी ये कहीं ना कहीं इस इंडियन सिटीजन आप बोल करके तुमको बताना चाह रहे हैं कि ये बेटा ये हमारे देश का क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, क्या है ये, नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट है ये। तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने बताया अगर आप, जब तक आपके पास डेजिग्नेशन है किसका, नॉर्मल रेसिडेंट का, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ,
कहीं भी जाकर के कोई भी इनकम अर्न करते तो वो हमारे देश की नेशनल इनकम में आता है, वो हमारे देश की नेशनल इनकम में आता है, तो ये इंडिया के जीएनपी में आएगा। और क्योंकि ये यूएसए में काम कर रहा है तो यूएसए की जीडीपी में आएगा, यूएसए की जीडीपी में। तो इंडिया जीएनपी यूएस जीडीपी, यस, यूएसए की जीएनपी में तो नहीं आने वाला, यूएसए की जीएनपी में नहीं आएगा, यूएसए की जीडीपी में आएगा, क्योंकि उनकी टेरिटरी में काम कर रहा है, उनकी डोमेस्टिक बाउंड्री में काम कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा सी। ओके, बढ़िया था ये क्वेश्चन। हाँ चलो, तो ये वाला वीडियो हम यही एंड करते हैं बच्चों। इस वाले में हमने अगेन 30 कुछ क्वेश्चंस करे। हाँ, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखा, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट हम यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में अगेन इसके आगे के और जो इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, बने रहिएगा, पढ़ाई करती रहिएगा और ध्यान रखिएगा। बाय।